नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज हमारे साथ एक बार फिर हैं भाऊ तोरसेकर सर। भाऊ का परिचय कराने की मेरी बिसात नहीं है, इसलिए सीधे स्वागत करता हूँ। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भाऊ मैं बंगाल गया, बंगाल मैंने अलग अलग हिस्सों को कवर किया, बंगाल से मैंने वीडियोस भी किए, और बंगाल को बाहर से बैठ के देखना, बंगाल को अंदर से बैठ के देखना। लेकिन मुझे आपके बाहर रहते हुए बंगाल की धरती पर आपने कदम भी नहीं रखा, लेकिन सच कहूं तो मैंने कदम कदम पर आपकी कही तमाम बातों को बंगाल में वेरीफाई किया, और मैं आप कह सकते हैं कि मैंने उसका फैक्ट चेक किया, और वो फैक्ट चेक लगभग उसी तरफ जा रहा है। बंगाल आज बोल रहा है। भाऊ ओवर टू यू प्लीज। मैं तो जिंदगी में कभी बंगाल गया नहीं। आसाम गया हूँ, आसाम सिक्किम गया हूँ, बंगाल में मैंने पैर नहीं रखा है कभी। लेकिन ये मेरी आदत रहती है, मैं न्यूज़ देखता हूँ, अखबार देखता हूँ, उसके बाद न्यूज़ चैनल भी देखता हूँ, कुछ देखता हूँ, लेकिन उसमें विजुअल देखता हूँ तो मैं जिसका विजुअल देख रहा हूँ, वो परिस्थिति हो या वो आदमी हो, इंसान हो, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बार ये होता है कि सामने वाला बातें करता है, लेकिन उसकी आवाज में, उसके शब्दों में जो बात नहीं होती ना, वो उसकी बॉडी बोलती है, परिस्थिति बोलती है। ये बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं देह भाषा। तो देह भाषा में एक कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 10%, 8, 9, 10% शब्द बोलते हैं, बाकी बॉडी बोलती है, शरीर बोलता है। यहां तक कि ये यहाँ है, नाक है, आपकी आंखें, आंखों की चमक या आंखें डाउन होना वगैरह, पलके ऊपर नीचे होती है, इससे हाथ अगर ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये हर चीज से इंसान बोलता है। तो मेरी आदत वो रही है कि मैं अलग अलग लोगों के वीडियो देखता हूं, लेकिन वो जो बोलते हैं वो सुनता नहीं हूं, उनके सामने जो खड़ा है। अब परसों की बात है, आप और धीरेन्द्र पुंडीर वहाँ भवानीपुर में घूम रहे थे, तो एक जगह आप वो गेट के अंदर महिला थी, आप बाहर थे, 2 महिला अंदर थी, तो आप उनसे बात कर रहे थे, तो मैं आपको नहीं सुन रहा था, मैं उन महिलाओं को सुन रहा था। तो मुझे याद है आपने या धीरेन्द्र ने पूछा कि अच्छा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो वो महिला का जवाब जो था ना, वो क्या था, नहीं सिर्फ सब तो ठीक ही है, और क्या होने वाला है, नहीं होगा वो अच्छा होगा। अब होगा वो अच्छा होगा, ये जब बोल रही है वो, उसके आंखों में जो चमक थी, यानी कुछ होने वाला है, वो अच्छा होने वाला है, जो है वो अच्छा नहीं है। अब वो खुलेआम तो नहीं बोलेगी, तो हमको वो पढ़ना पड़ता है। मेरी आदत हो रही है, मैं हमेशा से देखता हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग 370 के बाद बोले कि क्या बदला, क्या है कश्मीर में, क्या बदला है। मैंने बोला कि हुर्रियत, ये शब्द तुमने 4 सालों 5 सालों में कहीं सुना है? हुर्रियत क्यों नहीं सुना भाई? कश्मीर का मतलब, कश्मीर की कोई भी खबर आ जाए, उसमें आधे खबरों में हुर्रियत नाम होता था, हमने नहीं सुना। हम जब जब कश्मीर का कोई विजुअल देखते थे तो पुलिस भाग रही है, आर्मी के लोग जा रहे हैं, बच्चे उन पर पत्थर मार रहे हैं, कहीं देखा? तो ये बदलाव तो हुआ ना। अगर ये आप देख नहीं सकते हो तो आपकी आंखें नहीं है। बदलाव आंखें दिखाती है, लेकिन आंखें जो दिखा रही है वो देखने के लिए दिमाग में तरोताजा होना चाहिए, देखने की स्थिति में चाहिए। अगर आपका दिमाग उस स्थिति में नहीं, तो कान पर कोई भी शब्द आ जाए, आंखों के सामने कुछ भी हो जाए, आप टस से मस नहीं होगे। तो इसलिए मुझे जो दिखाई दे रहा था, तो मैं अलग अलग, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा उसके बाद ईमेल पर, तो आप लिंक देखिए। जब मैं 3 महीने से 4 महीने से बोल रहा हूं ना, तो वो माहौल क्या है वाला जो राजीव रंजन है, उसका वो वीडियो है। और एसआर का आंदोलन, ममता
जोश पर थी, उस वक्त का वीडियो है। तो ममता से 2-3 घर बाजू में रहने वाली एक 50-60 उम्र की महिला है, उससे उन्होंने बात की है, वो लिंक मैं आपको जरूर भेजूंगा। तो वो महिला कुछ बोल रही है, उसकी पूरी बॉडी, उसका चेहरा, चेहरे की हलचल, वो कुछ बोल रही है। ये सुनना नहीं चाहता तो क्या करे, मैंने वो सुन ली। जब उसको पूछा कि क्या होने वाला है, तो वो बोलते मुंह बंद। मुंह बंद कर। तो जो है मन में नहीं बोल सकती, वो डर था, लेकिन उसके बावजूद वो बोल रही है कि बढ़िया हो गया, एसआईआर हो गया, होना चाहिए था, हमारा तो पक्का है, हमारा तो नाम काटा नहीं है। वो जितने खुशी से बोल रही है, अपने आप बोल रही है, तो एसआईआर होना कितना अच्छा था वो बोल रही है। अब उसके बाद जब अलग अलग ओपिनियन पोल पिछले महीने से आने लगे, तो उसमें वो मेरा ख्याल है अमिताभ तिवारी करके है, उनका जो है उसमें 66% लोग बोलते हैं कि भाई एसआईआर बढ़िया होगा, होना चाहिए था। तो वो 66% लोग बोल रहे कि ममता सरासर झूठी है। तो ये तो मेरे लिए पहला सबूत था कि जो मेरा अंदाज था, वो जो महिला मैं बोल रहा हूं ना, वो साफ साफ बता रही थी कि मैं ममता के खिलाफ वोट डालने वाली हूं, लेकिन बोलूंगी नहीं, करूंगी। और जब लोग करने पर तुले होते हैं ना, तो बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा। ये समझना जरूरी है, क्योंकि आखिर वोट क्या होता है? आपका मत होता है, आपका दिमाग होता है, आपकी आकांक्षाएं होती है, आपकी भावनाएं होती है। वो शब्दों में बोलो ना बोलो, करने से भी कुछ होता है ना। आपकी कृति, आपके एक्शन देखो तो पता चल जाता है। तो इसलिए ये मैं पिछले 3-4 महीने से जो देख रहा था, और बाकी जानकारी तो बीजेपी क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रही है, ये सब जानकारी मेरे पास आती रहती है। लेकिन उस जानकारी को अगर वहां की स्थितियां, वहां के विजुअल्स है, उससे कंपेयर करके देखने लगो तो आपको पता चलता है कि ये होने वाला है। अब आपको एक बात और बता दूं, 2017 में किसी के दिमाग में था कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सुनामी आएगी? 403 में 315, किसी ने सोचा था? किसी ओपिनियन पोल ने बताया था? नहीं। उधर की और बंगाल की स्थिति कितनी एग्जैक्ट है, मैं देखो, उत्तर प्रदेश में ये बार बार बोला गया कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। बोला गया, योगी किसी के दिमाग में तब नहीं था, मोदी यही चेहरा था। क्या हुआ हमने देखा। और एक बात उसमें ऐड कर लो, उस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश साथ हो गए थे, यूपी के लड़के, दोनों निकले कड़के, याद है आपको? और उनके साथ प्रशांत किशोर था, फिर भी कितनी बुरी तरह से हार गए। 225 वाली समाजवादी पार्टी 49 तक आकर रुक गई। तो मैं बंगाल में 2017 का यूपी रिपीट होते देख रहा हूं, क्योंकि सुनामी जब आती है ना, तो सुनामी दिखाती है। सुनामी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो जानवर होते हैं, जानवर को पहले पता चलता है सुनामी आ रही है, धरणीकंप आ रहा है, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में जाकर ग्रेजुएट नहीं हुआ है। जानवर जो होता है उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट इंटैक्ट है, हमारी बात हो गई है, क्योंकि हमने इतना एक्वायर्ड नॉलेज ले लिया है कि हमारा ओरिजिनल नॉलेज हम आहिस्ते आहिस्ते भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए जो दिखाई दे रहा है, आम जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, वो परेशान है। लोग जो बोलते हैं उससे पता चलता है कि डरे क्यों है, डराया क्यों जा रहा है। अगर पिछले चुनाव के बाद 5,000 परिवार जो भाग गए थे, लौट कर आए, सेटल हो गए, उनके मन में आज डर नहीं है कि ठीक है जो हुआ हुआ, वापस तो आ गए। और इनसे लड़ते रहे, वो लड़ते रहे। मोदी और शाह आजकल आए। मैं मोदी शाह को इतनी अहमियत नहीं दूंगा इस चुनाव में, ये तो अब आए।
सीआरपीएफ अभी आई है, लेकिन 4 साढ़े 4 साल से वो जो डराए गए लोग हैं, वो 4 साढ़े 4 साल से लड़ रहे हैं। तो उनमें जो हमजा है वो हमको देखना चाहिए। जो हमजा है वो एक्चुअली जसकीरत है। तो जब तक उसके हाथ में बाजी नहीं आएगी तब तक वो हमजा करके ही रहेगा। तो आज आप जाओ, 4 मई के दोपहर 12 बजे तक आप घूमो, कोई नहीं बोलेगा कि ममता हारने वाली है। 12 बजे के बाद आपको पता चलेगा। तो हम फिल्में देखते हैं, अलग अलग स्टोरी पढ़ते, उपन्यास पढ़ते, नाटक देखते, तो उसमें कुछ सूचक आइडियाज होती है। अगर हम जिंदगी से कंपेयर करें तो बहुत सारे चीजों का हमें मतलब समझ आ सकता है। तो मैं वो करने वाला हूं। मैं साइको पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूं। आंकड़ा निर्जीव होता है, आंकड़ा निर्जीव होता है। अक्षर जो है वो किताब में पढ़ा है, 100 साल पुराना किताब है, अक्षर तो वही है, लेकिन आप पढ़ते हो तब उसमें जान आ जाता। तो इसलिए जो डरे हुए लगते हैं ना, वो निर्जीव किताब जैसे होते हैं। जब मैं पढ़ने लगता हूं तो वो मुझे बताते हैं भाऊ ये होने वाला है, तो वो मैं प्रेडिक्ट करता हूं। बिल्कुल भाव। और मैं एक तरह से आप कहिए तो आपके सामने क्वेश्चनर लेके आया हूँ, क्योंकि मैं बंगाल लगातार घूमता रहा और मेरे मन में जो मैंने देखा, मैं उसको, मैंने कहा ना कि आपकी कही बातों को मैंने फैक्ट चेक करने का प्रयास किया और वो मेरे पास एक ऐसा फिल्टर था जिससे मुझे ये महसूस हुआ, वेस्ट बंगाल दादा कभी किसी को सत्ता में लाता नहीं, सत्ता से हटाने के लिए वोट करता है। ये उसने कांग्रेस को हटाने के लिए वोट किया, उसके बाद उसने लेफ्ट को हटाने के लिए वोट किया। तो जब उसने कांग्रेस को हटाया तो सामने लेफ्ट थी, वो जीत गई, वो बाई प्रोडक्ट है। जब उसने लेफ्ट को हटाने का प्रयास किया तब ममता बनर्जी सामने खड़ी थी, वो जीत गई। तो आज भी मुझे बंगाल में जाके यही लगा, 10 में से 9 आदमियों ने कहा कि ममता को जाना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि भाजपा को आना चाहिए। अब ये अलग बात है कि ममता की हार का बाई प्रोडक्ट निकल जाए, ममता की हारें और बीजेपी आ जाए, ये वहां का जनमानस है। ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि ममता को जाना चाहिए। दूसरी चीज, यह चुनाव पूरी तरीके से बंगाल ने एक दूसरे पैटर्न पर, मैंने जो महसूस किया, विकास, पलायन, तोलाबाजी, गुंडागर्दी, हिंदू, मुस्लिम, ममता बनर्जी कहती हैं और बंगाल के बारे में एक छवि बनाई जाती है कि बंगाल का भद्रलोक हिंदू मुसलमान नहीं चाहता। वहां लोग अब ये बता रहे थे, मुझे ले जाके कई लोगों ने ये दिखाया कि आप देखिए यहाँ बांग्लादेशी हैं, अभी भी हैं, कोई ज्यादा नहीं भगे हैं, हमें इनको भगाना है। तो क्या आपको ये नहीं लगता, मैं आपकी ही बात आपके सामने रख रहा हूं, कि वहां ममता बनर्जी को हटाना पहली प्राथमिकता है, अब उसके लॉटरी लग जाए बीजेपी की, ये अलग बात है। स्थिति मैंने तो यही देखी, इसे आप कैसे देख रहे हैं बाबू? मैं आपको थोड़ा 12, 13, 14 साल पीछे लेके जाऊंगा। 2011-12 में जो लोकपाल आंदोलन चल रहा था, आपने कहीं मोदी देखा था उस वक्त? नहीं। अन्ना हजारे थे, केजरीवाल था, सिसोदिया था, बहुत सारे एनजीओस थे, याद है आपको? मोदी कहीं दूर दूर तक पिक्चर में नहीं था। मोदी तो गुजरात का मुख्यमंत्री था और अमित शाह को तो तड़ीपार किया था गुजरात से, याद होगा आपको? बिल्कुल। ये दोनों कोई पिक्चर में थे ही नहीं। लेकिन लोगों के मन में जो उबल रहा था उसका आधार लेकर केजरीवाल और कुछ एनजीओ ने जेनजी आंदोलन किया था। आज जो बोलते ना यहाँ का जेनजी, अरे तो हो गया 12 साल पहले, अब फिर से कहां से होगा? जब इजिप्ट में अरब स्प्रिंग हुआ था, बिल्कुल उसके पैरेलल 1-1.5 साल में हमारे यहां हुआ था। तो मोदी जी वगैरह पिक्चर में नहीं थे, किसी ने सोचा तक नहीं था। 2012 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात का चुनाव विधानसभा का तीसरी बार जीते, उसमें मुकेश, उसके बाद उनका वाइब्रेंट गुजरात करके प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में हमारे रतन टाटा और मुकेश अंबानी का भाषण मैंने सुना।
वो बोले मोदी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तब मेरा मोदी की तरफ ध्यान गया। 2012 के पहले मैं मोदी को मैं सीरियसली देखता नहीं था। ठीक है, गुजरात का मुख्यमंत्री, जो कुछ हुआ तो उसके बाद मैंने जनवरी से लेकर अप्रैल तक 27 आर्टिकल मराठी पेपर में लिखे थे कि अगर बीजेपी को देश की सत्ता में आना है तो मोदी को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट बनाओ। तो उस पेपर पर प्रेशर लाया गया, मेरी कॉलम था वो बंद किया गया, मैंने तो लाइन नहीं बदली। आगे चलकर वही किताब, वही लेखमाला थी, सीरियल थी, उसका किताब हुआ मराठी में, जिसका देवेंद्र के हाथ से विमोचन हुआ था। उस वक्त वो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे, लेकिन देवेंद्र ने भी मुझे पूछा था कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, हमारे पार्टी को कॉन्फिडेंस नहीं मेजोरिटी का। मैंने बोला मेरा पॉलिटिकल असेसमेंट है, मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ, लेकिन मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ। जब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ना, तो मन में धकधक होती है, होना तो चाहिए लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए कहने का मतलब था कि मैंने अभी भी बोलते हुए शुरुआत में बोला कि जो लोग पीड़ित थे 5 साल पहले के, वो 6-7 महीने में वापस आ गए, सेटल हो गए। वो 4.5 साल से लड़ रहे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी अभी आई है। जब लोगों ने तय किया है कि हमको ममता को हटाना है, तो उसका फायदा उठाने बीजेपी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी नहीं लड़ रही है, ममता को हटाने में आम जनता लगी है। और जब इन मानसिकता में होती है तो वो बोलेगी इमरान खान आएगा चलेगा, लेकिन ममता को जाना चाहिए। ये जो मेंटालिटी आती है ना, क्योंकि ममता से और बुरा कोई हो ही नहीं सकता, इस मानसिकता में जाते हुए मैं देख रहा था। और ये ममता के समझ में ही नहीं आ रहा था, ममता की समझ में ये बात नहीं आ रही थी, इसलिए वो लोगों को समझकर, लोगों को समझाने के बजाय वो ऑफेंसिव में चली गई। वो गलती है, मैं बार बार बोलता रहा कि इसको हेमंत सोरेन के लाइन पर जाना चाहिए था, ये केजरीवाल के लाइन पर चली गई। ये ममता की बड़ी गलती थी, ये मैंने रिपीटेडली बोला है। और अब आप आज उसका तो डेस्परेशन आप देख सकते हैं, उसको ग्राउंड रिपोर्ट आता है, वो तो ग्राउंड की महिला है, जमीनी कार्यकर्ता है, उसको पता है वो हार रही है। तो हार मंजूर करना बहुत मुश्किल होता है, स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है, लगता है कुछ तो चमत्कार हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन एक बात है कि लोगों ने जब तय किया है तो वो कोई नहीं बदल सकता। यानी इसमें मैं थोड़ा राजनारायण की बात आपको बता दूं, 77 साल यानी मानो 49 ईयर्स पुरानी बात है। जब जनता पार्टी का चुनाव चल रहा था, हमारे मुंबई में प्रचार के लिए राजनारायण आए थे और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े थे रायबरेली में। तो हमारा एक दोस्त था, वो पत्रकार था लेकिन सोशलिस्ट था, तो वो पार्टी से संबंध रखता था। हम उनको मिलने गए तो बोले बोला चल आते मिलेंगे, हम कहा यूपी में जाने वाले, यहाँ मिलता है तो उससे बात करेंगे। तो मैंने उनको पूछा नेताजी रायबरेली की स्थिति क्या है? तो वो उनके स्टाइल में, अगर आपने कहीं उनका वीडियो देखा, लालू से भी अजीब थे वो बोले वो तो रायबरेली में जीत चुका हूं, अभी वोटिंग बाकी है। तो मैं हंस पड़ा। मैं कुछ 6-7 साल का तो पत्रकार था, बड़ा सीनियर वगैरह नहीं था। तो वो बोले बच्चे हो अभी, राजनीति बहुत सीखनी है तुम्हें। तो मैंने उनको पूछा नेताजी बात वो नहीं है, आपके सामने प्राइम मिनिस्टर खड़ी है, प्रधानमंत्री लड़ रही है। तो बोले वही तो। मैंने बोला वही तो का मतलब क्या है? देखो एक बात है बच्चे, लोग जनता पार्टी या राजनारायण को जिताना नहीं चाहते, लोग इंदिरा को हराना चाहते। अब उसको हराएंगे तो सामने अकेला तो मैं खड़ा हूं, मैं क्या करूं? मैं अगर हाथ जोड़कर गांव गांव घूमूंगा कि मुझे हरा दो, मुझे हरा दो, तो भी जीत जाऊंगा, क्योंकि लोगों ने तय किया कि इंदिरा को हराना है, गिराना है। तो मैं कितने भी प्रयास करूं हारने के, फिर भी जीत जाऊंगा। बंगाल की सिचुएशन
मुझे पिछले 6-7 महीने से ऐसी लगती है, और इसलिए मैंने कहा कि लोगों ने तय किया है तो बीजेपी भी प्रयास करके हार नहीं सकती, क्योंकि वही अकेला अल्टरनेटिव है। अगर ये 4 साल अगर कांग्रेस तय करती, सीपीएम तय करती कि हमको अल्टरनेटिव बनना है, तो शायद बीजेपी नहीं जीतती। जीतने का चांस सीपीएम को या कांग्रेस को, लेफ्ट फ्रंट को मिल जाना, ये समझना जरूरी होता है। लोग बिल्कुल हटाना। बिल्कुल वो। और आपने जो ये बात कहा ना कि हमने भी, और बंगाल में जितने भी हमारे मित्र घूम रहे हैं, हमने भी जहां जहां से निकाला, यहाँ ये सवाल ही नहीं है कि बीजेपी जीतने जा रही है। ये कोई नहीं कह रहा है ममता बनर्जी को हराना है, ये सारे कह रहे हैं अब जीत जाए बीजेपी तो ये उसका मामला है, क्योंकि 2011 में जैसे लेफ्ट के सामने ममता खड़ी थी। मैं एक चीज और एक आपको 77 का हाँ एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे हाँ वो सीनियर थे मुंबई में, थे यूपी के, प्रतापगढ़ के थे। तो उन्होंने एक बढ़िया बात बताई उस चुनाव की। दिनेश सिंह जो थे, इंदिरा गांधी के कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनका इतना, वो तो राजा थे, उनका दबदबा था प्रतापगढ़ में, तो उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं मिल रहा था जनता पार्टी को, तो किसी एक अवनीश को लाकर जबरदस्ती खड़ा कर दिया था। तो अवनीश भी इतना डरा हुआ था कि उसने पर्चा भर दिया, को वेरिफिकेशन हो गया। वो वेरिफिकेशन के बाद जो निकल कर आया, वो चुनाव के नतीजे होने के एक दिन बाद सर्टिफिकेट लेने पहुंच गया, जीत गया था। तो जब लोग तय करते हैं ना किसी को हराना, तो कैंडिडेट सामने है या नहीं उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, सुवेंदु होगा या और दिलीप घोष होगा, ये सब हम एकेडमिक्स जो होते हैं ना उनकी चर्चा के लिए होता है। बाकी लोग तय करते। इसलिए तो जब ओपिनियन पोल आता है तो भी लोग हंसते, नतीजे आते फिर भी लोग हंसते कि ये गधे क्या बकवास कर रहे। करने वाले तो हम बैठे, हमको ही समझा रहे हमने क्या किया। यानी वोटर हमारी तरफ हंसते हुए देखता है, इसलिए कि वो समझता है कि साला किया तो मैंने, और मैंने क्या किया ये क्यों समझाएगा मुझे। वो हमको बुद्धू समझते हैं। मैं हमेशा करता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ तो सुनने वाले मुझे बुद्धू समझते हैं। अरे किया मैंने और तू मुझे समझा रहा है कि मैंने कैसी सेंचुरी लगाई तो मैंने, है ना। तो वोटर वो होता है, उसके मन के गहराई में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और उसका ट्राई करते रहो तो बढ़िया आप एनालिसिस कर पाओगे हमेशा। बिल्कुल बहुत अच्छा। वेस्ट बंगाल में अगर परफॉर्मेंस के आधार पर भी देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गजब का कंट्राडिक्शन है, जो मैंने वहां क्रॉस वेरीफाई भी किया। आप देखें तो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप भी लगता रहा है, और शायद शुरुआत में यह सही भी था कि साहब ये अर्बन पार्टी है, शहरों की पार्टी है, और ये ग्रामीण पार्टी नहीं। लेकिन वेस्ट बंगाल में इसका उल्टा है, नॉर्थ बंगाल में छाई हुई है। आप प्रधानमंत्री की रैलियां देख लें, तमाम चीजें देख लें, वेस्ट बंगाल में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो शहरी जो वेस्ट बंगाल है, खासतौर से कोलकाता का पूरा इलाका है। लेकिन मैंने जब इसको क्रॉस वेरीफाई किया, भाऊ इसमें इस बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वह पार्टी जो अरब खासतौर से कलकत्ता से गायब होती थी, वो वहां दिखाई पड़ रहा है। साथ में अंतिम एक अपना फीडबैक आपको दे दूं, उस पर आपकी एनालिसिस। ममता बनर्जी क्या इतनी आसानी से हार मान जाएंगी? ये भी नहीं है। मैंने एक फाइंडिंग की, और ये बहुत बिरला उदाहरण है। हम लोग कई बार गिना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सोसाइटीज में, छोटे मोहल्लों में और अपार्टमेंट्स में छोटे बूथ बना रहा है। ममता बनर्जी ने इसकी भी काट लगाई है, और मुझे ये फीडबैक मिला साल्ट लेक सिटी के इलाके से, जो कि नया कोलकाता है। वहां एक्स डिफेंस वालों की एक सोसाइटी है। ममता बनर्जी ने उसकी काट कैसे लगाई है, अब इससे कैसे बीजेपी निपटेगी ये आप बताएंगे। नगर निगम ने वहां पर तमाम तरह की नोटिस भेज दी, जल कर की, गृह कर की, इसकी उसकी, और सोसाइटी से लिखवा लिया कि हमें इसके अंदर बूथ नहीं चाहिए। तो ममता वहां तक जा रही हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की, काउंटर डर ममता बनर्जी के इकोसिस्टम में है। वो सेंट्रल डिप्लॉयमेंट से है। मैं एक दिन शाम को 6 बजे लौट रहा था साल्ट लेक की तरफ से,
जबकि मेरी पत्नी मेरे साथ थी गाड़ी में, और 4 जगहों पर सघन जांच हुई मेरी गाड़ी की, हर एक गाड़ी की मैं देख रहा था, 2 पहिया से लेकर 4 पहिया। तो वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी इतनी जल्दी हार भी नहीं मान रही। नहीं, वो तो होता है ना। देखो एक बात है, वो हार मानेगी तो चुनाव क्यों लड़ेगी, मुझे बोलिए। अफगानिस्तान भी इंडिया से वो टूर्नामेंट में लड़ता है, तो पहले बैट वो बॉल क्यों डाल रहे हो, हम तो हारने वाले हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना। जब दो टीमों में मैच होती है तो वो भी वो, और देखो वामपंथी मार्क्स का जो थियरी है, यू हैव नथिंग टू लूज, शायद जीत जाए तो। अगर हारने ही वाली है तो बिना लड़े, हमारे मराठी में एक शब्द है डुक्कर मुसंडी, तो डुक्कर का मतलब सुअर होता है। जब चारों ओर से वो सुअर घेरा जाता है, उसको मालूम है शेर तो शिकार करेगा, मैं तो मरने वाला हूं, तो चुपचाप क्यों मरूं यार। वो पूरी अपनी ताकत जुटा लेता है और इतने स्पीड में दौड़कर आकर शेर को धक्का देता है। वो धक्का मारने को मुसंडी बोलते, जंप बोलते, तो उसको डुक्कर मुसंडी बोलते। यानी उस धक्के से अगर शेर गड़बड़ा जाए तो वो निकल सकता है, तो उसको डुक्कर मुसंडी बोलते। तो अगर मरने की सामने दिखाई दे रहा है, मरने वाले हैं, तो लड़कर क्यों ना मरे, ये तो वो भी सोचेगी ना, वो भी सोचेगी। तो इसलिए वो काट निकालने की। और ऐसे में और एक बात होती है कि गलतियां करेगी, गलतियां करेगी। और पूरा अगर 6 महीने का प्लान आप और घटनाएं आप देखोगे तो आप एक बात समझोगे कि अमित शाह की पूरी स्ट्रेटेजी है वो ममता गलती करे इस पर है, उस उकसा उकसा कर उसको गलती करने के लिए बाध्य किया गया। मरना ममता भी पॉलिटिशियन है, उसको भी एक कुछ करेगी और उसका परिणाम गलत होगा ये समझता है, लेकिन जब आपका दिमाग सही नहीं होता तो आप गलतियां करते हो। इसलिए उकसाने से क्या होता है, आप भड़क जाते हो, भड़क गए तो आप सोचते नहीं नुकसान है फायदा है, कर लो सारा, तो वो गलतियां और करेगी। और यही तो स्ट्रेटेजी है। तो ये सब होगा, लेकिन जब वोटर ने तय किया है इसको। और जो बात पहले आपने बोली कि शहरी इलाका जो है उसमें अभी बदलाव दिखाई दे रहा है, इसका कारण भी समझो। देखो तोलाबाजी है, ये आप एक्सटॉर्शन करते हो, तो एक्सटॉर्शन करने में एक बात होती है, एक्सटॉर्शन का मतलब इजी मनी होता है। और जब इजी मनी आने लगता है ना, तो घर घर जाके चंदा क्यों करे, एक जगह से लूट लेते हैं, पूरी बैंक ही लूट लेते। तो ज्यादा पैसा शहर में होता है ना, तो शहर का इंसान अब परेशान हुआ है। हाँ भाई 5,000 रुपए मिल रहे, 200-500 इधर उधर गए तो छोड़ दो, लेकिन खाने वाले की जब भूख बढ़ती जाती है तो बोला साला 5,000 में 3,000 अगर ये खा जाएगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, साला इसको निकाल दो, समझे। तो शहर में अभी फर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तोलाबाजी ममता की जो एक्सटॉर्शन बढ़ता गया, गुंडागर्दी बढ़ती गई, वो आहिस्ते आहिस्ते शहर में गली तक पहुंच गई। तो इसलिए शहर में अब दिखाई दे रहा है। गांव के लोग बहुत जल्दी, क्योंकि गांव में क्या होता था, आपकी फसल अच्छी आई, चलो मुझे इतना पैसा दे दो, आपकी उपजाऊ जमीनें मैं कब्जा करता हूं, या अलग अलग तरीके होते, लेकिन वो बहुत मेहनत के होते। शहर में कम मेहनत से ज्यादा पैसा मिलता है। लोग शहर क्यों आते हैं, ईमानदारी से काम करो या चोरी का काम करो, शहर में क्यों आते हैं, शहर में ज्यादा पैसा होता है। तो ममता दीदी की गुंडागर्दी जो है वो शहर में अभी अभी लोगों को समझ में आई है बिछले 5 साल में, और इसका परिणाम अभी दिखाई देने लगा कि इसका कोई काट होना चाहिए। इसका काट अगर बीजेपी है तो बीजेपी चलेगी। बिल्कुल। तो जिसको आप शहर की पार्टी बोलते थे उसने गांव में शुरुआत की और अब शहर में पहुंचे। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में यही स्थिति है। और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि मैं
आज की इस पूरी बातचीत में भाऊ आपने जितनी बातें वेस्ट बंगाल के बारे में कही थी, तो मेरा पहला यही काम था कि मैं जाके हर एक चीज भाऊ की कही बात को जरा वेरीफाई करूं, क्रॉस चेक करूं और 100% दर्शकों हमने जो भी वीडियो किया है उनमें और आगे आने वाले वीडियो में जो हमने फील्ड से किया है, भाऊ आपकी बात एक-एक करके क्रॉस वेरीफाई हुई है। ममता बनर्जी इतनी जल्दी हार भी नहीं मान रही, लेकिन ये भी सही है कि वहाँ जो है ग्रामीण पार्टी कही जाने वाली भाजपा अब शहर में आ रही है। जनता इस बात के लिए तैयार है और जनता बोल भी रही है, ये भी सही है। अब कुल मिला के स्थिति इतनी ही है कि डर का माहौल निश्चित तौर पर बेहद कम हुआ है। दादा बंगाल बोल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और दर्शकों, भाऊ के जितने भी वीडियो बंगाल के चुनाव और बंगाल की राजनीति पर प्रारब्ध पर थे, उन सबको क्रॉस वेरीफाई करके और भाऊ के सामने मैं सिर्फ इसलिए बैठा कि भाऊ आपने ये कहा था, मैंने ये देखा, भाऊ आपने ये कहा था, मैंने ये देखा और आगे भी आप इसको देखेंगे। तो निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल का ये चुनाव बंगाल में बंगाल के लिए बंगालियों द्वारा बंगाल की समस्याओं पर लड़ा जा रहा है। रिप्लेसमेंट खुद बंगाल खोज रहा है। मैंने यही देखा और भाऊ ने लगातार दूर बैठे अपने अनुभव के आधार पर यही कहा और मैं ये शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि भाऊ ने जो कुछ भी कहा, मैंने जब जमीन पर उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो स्थिति वही निकली। हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और तनिक भी लगे कि वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ सार्थक चर्चा हुई है तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो आज की चर्चा समाप्त करने से पहले भाऊ को एक बार फिर प्रणाम, धन्यवाद के साथ हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।